क्या कोई इंसान दरिंदगी की इतनी हदें पार कर देगा कि इंसान को मार के उसके शरीर का अंग का सूप बना के पी जाएगा? शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिस राय हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको घटना बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। साथियों, यहाँ धीरेंद्र सिंह नाम का एक शख्स रहता है जो हिंदी अखबार आज तक के लिए काम करता था, पत्रकार था। धीरेंद्र को 16 दिसंबर की रात के 2 बजे फ़ोन आता है। फ़ोन जैसे ही आता है तैसे ही वो फ़ोन जैसे ही आता है तैसे ही अपने घर से निकल जाता है। काफ़ी रात होने के कारण घर वाले जब उनका फ़ोन लगाते हैं, जब वो घर नहीं आते हैं लौट के, काफ़ी देर हो जाती है, तब उनका नंबर बंद होता है। सुबह होती है, घर वाले तुरंत पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं। पुलिस वाले तुरंत छानबीन में लग जाते हैं। जिस नंबर से फ़ोन किया गया उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, तो वो नंबर प्रयागराज में रहने वाली पंचायत सदस्य फूलन देवी का होता है। फूलन देवी के पास पुलिस वाले जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो फूलन देवी बता दी कि धीरेंद्र नाम के शख्स को मैं नहीं जानती और ना ही मैंने कोई फ़ोन किया है। साथ में उसका पति भी होता है जिसका नाम होता है राजा कलंदर। राजा कलंदर से पूछताछ करते हैं, दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा देते हैं। जब राजा कलंदर से पूछताछ करते हैं तो राजा कलंदर बताता है कि हाँ, मैं धीरेंद्र सिंह को जानता था और धीरेंद्र सिंह को ही मैंने रात के 12 बजे फ़ोन किया था। मैंने तो बस ऐसे ही हाल चाल जानने के लिए फ़ोन करा था, उससे मेरे अच्छे खासे संबंध थे। तो पुलिस वाले सोच रहे थे कि भला कोई रात के 12 बजे किसी के हाल चाल पूछने के लिए कैसे फ़ोन करेगा। पुलिस वाले जब इन दोनों को थाने में बैठा लेते हैं, थाने में बैठाने के बाद इन दोनों के अतीत में जाते हैं। जब इन दोनों के अतीत को देखा जाता है, तब ये हाईवे पर चलने वाला एक गैंग का सक्रिय सदस्य होता है, जिस गैंग का काम होता था हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को लूटना और उनके ड्राइवरों की हत्या करना। ये उसी का एक सदस्य होता है। पुलिस वाले जब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये बताने को राजी हो जाता है, पर बताने से पहले एक अपनी शर्त रखता है। वो शर्त होती है इसकी कि बताने से पहले मुझे सूप पिलाया जाए, दाल का सूप पिलाया जाए। चूँकि मांग ज़्यादा कठिन नहीं थी, पुलिस वालों ने इसकी मांग पूरी कर दी और सूप मंगा के दे दिया। सूप पी लेता है, उसके बाद में ये बताता है। राजा कलंदर कहता है कि धीरेंद्र सिंह मेरे सभी काले कारनामों की जानकारी हो गई थी। मैं क्या क्या करता था, कहाँ का मेरे गैंग चल रहे थे, वो सारी जानकारी मुझे इस धीरेंद्र को हो गई। मुझे ये डर था कि कहीं ये मेरे काले कारनामे अपने अखबार में ना छाप दे। अगर मेरे काले कारनामे अगर ये अखबार में छाप देगा तो मेरी समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, समाज में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। इसीलिए मैंने 12 बजे इसको फ़ोन करा था। फ़ोन करने के बाद फिर मैंने इसे अपने फार्म हाउस पे बुलाया था। फार्म हाउस में बुला के मैंने इसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करे थे। टुकड़ों को मध्य प्रदेश के जंगल में फेंक आता है। फेंकने के लिए ये मध्य प्रदेश जाते हैं, ये सोमो टाटा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सोमो टाटा भी हाईवे पे चलने वाली एक शख्स की गाड़ी होती है जो मेरठ का होता है। उसे मार के ये गाड़ी लूट लेते हैं। राजा कलंदर धीरेंद्र की बॉडी को तो रीवा के जंगलों में फेंक आता है और सिर को अपने फार्म हाउस में रख लेता है। सुबह होती है, सुबह उस खोपड़ी के अंदर से उसका भेजा निकालता है। भेजा निकालने के बाद उस भेजे का सूप बना के खाली पेट पीता है। तो राजा कलंदर ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसी 20 खोपड़ी उस फार्म से पुलिस की टीम बरामद करती है। जब पुलिस की टीम वहाँ फार्म पे छानबीन करती है तभी उन्हें एक डायरी और मिलती है, जिस डायरी में राजा कलंदर के काले कारनामे लिखे होते हैं। उस डायरी में हर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिस व्यक्ति को वो मार के अपना शिकार करता था और खोपड़ियों को एक पेड़ पर टांग देता था। जब पेड़ पे बहुत सारी जब खोपड़ी पुलिस की टीम जब देखती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये
खोपड़ियों को पेड़ है या किसी ने से मार के इन खोपड़ियों को टांग दिया है। और प्रत्येक खोपड़ी पे जब देखा था तो प्रत्येक खोपड़ी पे उनकी जाति लिखी हुई थी और हर खोपड़ी हर एक रंग से रंगी हुई थी। जब पुलिस वाले अब राजा कलंदर के अतीत में चलते हैं। राजा कलंदर पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। कुछ भी अगर उसके घर वाले या इस मास्टर साहब कुछ बताते थे तब उसे कुछ याद नहीं रहता था। तो उसने एक किताब में सुना थी कि उसने एक किताब में सुना कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और खूब समझदारी होती है तो व्यक्तियों के ऊपर राज करता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ये सब बातें उसके मन में बैठ गई। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे इतना बुद्धिमान बनूं। तब वो एक किताब में पढ़ता है कि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को अगर मार के उसकी ब्रेन का अगर सूप बना के पिया जाए तो बुद्धिमान बन जाता है। ये सब बातें उसके दिमाग में फैल गई, एकदम उसके दिमाग में फिट हो गई। फिर क्या हुआ कि उसके दो बच्चे भी हुए थे। एक का नाम था जमानत और एक का नाम था जुर्म। और जिसका अतीत का नाम जो होता है उसका नाम होता है राम नारायण। उसके बाद वो अपना नाम राजा कलंदर रख लेता है। राजा कलंदर रखने का नाम का भी इसका एक कारण था। इसका कारण था कि वो चाहता था कि मैं राजा बनूं और सब पे न्याय करूं, मैं ही जज हूं, मैं ही फैसला दूं, मैं ही जो लोगों के ऊपर जुल्म लगाऊं। उसका ये मकसद था। और जब पुलिस की टीम जब उससे पूछती है कि तूने अपने बेटे का जमानत और जुल्म क्यों रखा, तो वो बताता है कि मैंने इसलिए रखा था कि मैं जमानत और जुल्म का बाप बनूं, इसलिए मैंने इनके दोनों नाम रखे और ये दोनों मेरी मुट्ठी में हो, मेरे इशारे पे चले। जब फार्म की छानबीन करी जाती तब उसमें 25 से 30 खोपड़ियाँ निकलती हैं। 25 से 30 खोपड़ियों जो निकलती हैं उनके सभी के व्यक्तियों के नाम उस डायरी में दर्ज होते हैं। साथियों, आज भी हमारे समाज में ऐसे क्रूर व्यक्ति हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, दूसरों को मारने में बिल्कुल देरी नहीं करते। पुलिस वालों ने इस वारदात को अंजाम देने में राजा कलंदर, उसकी पत्नी का हाथ नहीं होता, उसका एक साला भी होता है। ये दोनों ही इन वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस वालों ने इन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ये हमारे समाज से दूर ही रहे तो ठीक है। साथियों, कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।